Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर सेशन में ये आर्टिकल्स आपके सामने हैं जो हम डिस्कस करेंगे. We'll talk about them in detail. So without taking any time, let's simply begin with the session. First of all, I'll give you a brief about what we will be doing. तो पहला जो आर्टिकल है that is regarding status of India's toy industry. Just give me a minute. हाँ जी, तो स्टेटस ऑफ इंडिया टॉय इंडस्ट्री, तो ये आपके जीएस पेपर 3 से लिंक करता है जिसमें आप इसको इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ रेफर कर सकते हो. ठीक है, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे नेट एक्सपोर्ट कितना है, ट्रेंड आपको मालूम होना चाहिए. अच्छा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए. और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि टॉय इंडस्ट्री क्या कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन उसका इंपॉर्टेंस फॉर इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, देन यू हैव बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, तो इसके बारे में पढ़ेंगे. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रादर आई वुड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. सो जब ये आर्टिकल आएगा आई टॉक अबाउट इट. ठीक है जी. देन यू हैव संगीत नाटक अकादमी, इसके बारे में पढ़ेंगे. जीएस पेपर 1 से भी आप लिंक कर सकते हो, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. स्वाति पोर्टल जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो. क्या इनिशिएटिव है, व्हाई इट इज इन न्यूज, व्हाट दिस पोर्टल इज ऑल अबाउट. एंड देन यू हैव नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड पेपर 1. बेसिकली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो ऐसे हम इस सेशन में प्रोसीड करेंगे. आई होप आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं. एंड इफ यस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन शेयर दी सेशंस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट. एंड अटेंडेंस जरूर मार्क करनी है बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं. और ये रहा आपका पहला आर्टिकल. बचपन में बहुत अच्छा लगता था, रंग बिरंगे टॉयज, है ना. तो अब बात ये है कि वो जो अपने टॉयज होते थे, क्या वो, देखो, वी नीड टू मेक श्योर ना कि एक तो ऐसे केमिकल से नहीं बने हो जो बच्चों के लिए हार्मफुल हो, राइट. तो वो चीजें, और इंडिया में रीसेंट ग्रोथ क्या रही है इंडस्ट्री की. हम पहले इंपोर्ट करते थे, मतलब टॉयज भी इंपोर्ट करते थे, ऊपर से चाइनीज टॉयज तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहते थे. तो जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ूंगी, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आगे बढ़ूंगी, तो आपको क्लैरिटी होगी कि क्या चैलेंजेस फेस करती है इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन टॉय इंडस्ट्री का क्या स्टेटस है. हम नेट एक्सपोर्टर बने हैं, तो व्हाट लेड अस टू बिकम नेट एक्सपोर्टर, व्हाट आर द चैलेंजेस इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, अभी भी वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है. ये सारी बातें हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कवर करेंगे. आप मुझे ना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं पहले ही आपको होमवर्क दे देती हूँ. देर आर सर्टेन टॉयज, कहाँ के टॉयज हैं वो आप मुझे बताना जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है. हमने इनको न्यूज में काफी बार कवर भी किया है. सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. नाउ एज फार एज इंडियन टॉय इंडस्ट्री इज कंसर्न, वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, एक रिमार्केबल ग्रोथ रादर देखने को मिली है. एक्सपोर्ट बढ़ा है, एक्सपोर्ट हैव इंक्रीज बाय 239%. इंपोर्ट कम हुआ है बाय 52%. और ये वो बता रहे हैं 2014-15 से 2022-23 के अंदर. तो इंडिया जो है टॉय इंडस्ट्री के अंदर नेट एक्सपोर्टर बन चुका है. एक्सपोर्ट बढ़ा है और इंपोर्ट ड्रॉप हुआ है बाय 52%. The toy industries are dealing with higher costs in China and struggling to find cheaper places to move their production. So, जो toy industry है, they are facing higher costs in China. Challenges faced they are mentioning. So, obviously, जब वहाँ cost ज़्यादा लग रही है, so it is prompting us to explore others, right? More cost-effective locations for productions. Policy discussions जो है regarding the toy industry, they have evolved. जैसे पहले अपना परमिट लाइसेंस राज होता था, उस एरा से अब हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की तरफ आ चुके हैं. तो रीसेंट सक्सेस जो हमें टॉय इंडस्ट्री में देखने को मिला है, वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का, आई वुड से, उसने बहुत ज्यादा योगदान दिया है. मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने, राइट, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने एनकरेज किया है, प्रमोट किया है मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया के अंदर, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है उससे. सो अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको पहले ये बता दूं कि ओवरऑल जिस्ट क्या है, तो वो यही है कि इंडिया की जो अपनी टॉय इंडस्ट्री है ना, उसने एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है.
एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, इंपोर्ट रिड्यूस हुआ है, कंट्री नेट एक्सपोर्टर बन चुकी है. The industry has faced challenges because of higher cost in China. It led to shift in focus towards let's have a manufacturing that is more cost effective, right? So the recent success जो है ये overall it is credited to Make in India initiative which aimed to promote and strengthen the domestic manufacturing, right? Supporting industries like toys. Now as far as numbers are concerned, so let's talk about the status of India's toy industry. पॉजिटिव शिफ्ट इन ट्रेड बैलेंस. सो जो ट्रेड बैलेंस है फॉर टॉयज इट वाज नेगेटिव. पहले था 1500 करोड़ 2014-15 में, बट अभी हम नेट एक्सपोर्टर हो गए हैं. सो जो ट्रेड बैलेंस है वो भी इट हैज टर्न्ड पॉजिटिव फ्रॉम 2020 टू 2021. और ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू 3 बातें. पहला तो ये हुआ है कि जो अपनी इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ाई, 20% से 60% कर दी थी फरवरी 2020 में. फिर उसके बाद देवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हो गए, मैंडेटरी सैंपल टेस्टिंग हो गया. और फिर उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक ने भी ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस दिखाई हैं जिसकी वजह से इंपोर्ट जो है ग्लोबली उसमें अपने को शिफ्ट देखने को मिला, इंपैक्ट देखने को मिला. सो 2022-23 में बात करूं तो हाई इंपोर्ट ड्यूटी होने के बावजूद भी एक्सपोर्ट गिरा है. फ्रॉम 16-14 करोड़ टू 13-19 करोड़ नेट एक्सपोर्ट गिरा. ये 2022-23 की बात हो रही है. एंड ये जो गिरावट हुई है ये फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टॉयज है, राइट? सो इट विटनेसिंग अ 31% डिक्रीज एज कंपेयर टू 18% फॉर ऑल द टॉयज. सो दिस डिक्लाइन इज मोर सिग्निफिकेंट फॉर टॉयज एज कंपेयर टू all toys, right? So 2022-23 में there has been a decline in the net export, particularly for certain type of toys, despite जो हमने efforts दिखाए हैं to boost the domestic production. सवाल फिर भी यही उठता है, ये 22-23 की बात है, ओवरऑल ट्रेड बैलेंस आपने देखा है पॉजिटिव गया. तो बात ये आती है कि what are the reasons for India becoming a net exporter, है ना? ये हमारे माइंड में आना चाहिए कि क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया नेट एक्सपोर्टर बना है. पहला, टैरिफ इंक्रीज. फरवरी 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी जो टॉयज पे लगती है उसको 20% से 60% कर दिया और फिर मार्च 2023 में 70% तक ले आए. तो इससे तो जो टॉयज आप इंपोर्ट कर रहे हो एक्सपेंसिव हो गए और ऑब्वियसली फिर वो क्यों बिकेगा मार्केट में, है कि नहीं? फिर उसके बाद ये तो टैरिफ वाले बैरियर्स हैं. नॉन टैरिफ बैरियर्स में आपने मैंडेटरी कर दिया सैंपल टेस्टिंग की ऑफ ईच इंपोर्टेड कंसाइनमेंट, उसकी सैंपल टेस्टिंग होगी. क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, मेजर्स लाइक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स ये लेकर आए, राइट? सो इसकी वजह से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अगर नहीं मेट किए तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड हो गया, राइट? तो ये जो मेजर्स हैं इनका एम यही था, यू रिड्यूस द डिमांड फॉर इंपोर्टेड टॉयज और अपनी जो डोमेस्टिक टॉय इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करें और उसको प्रमोट करें. पहला रीजन तो ये जिसकी वजह से अपन नेट एक्सपोर्ट की तरफ बढ़े हैं. दूसरा ये है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक आया उसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में 2020-21 में डिस्ट्रप्शन देखने को मिली, राइट? तो ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड भी थोड़ा हिल गया था और तब गिरावट हुई, ठीक है? तो जब ग्लोबल सप्लाई चेन जो है 2022-23 में वो डिस्ट्रप्टेड हुई है तो ये चेंज भी देखने को मिला है. सो एज द ग्लोबल सप्लाई चेन वाज ग्रेजुअली रीस्टोर्टेड, इट गॉट रिस्टोर्ड इन 2022-23 में. सो नेट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया रिड्यूस. तो सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन ऑब्वियसली ये भी एक फैक्टर रहा है, ठीक है जी. दैट डिस्ट्रप्शन दैट इज कोज्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक उसने भी इंपोर्ट को डेफिनेटली इफेक्ट किया है एंड इट कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट स्टेटस. तो मुझे ये पता चल गया इंडिया का टॉय इंडस्ट्री का स्टेटस क्या रहा है और फिर मुझे ये पता चल गया कि ये ऐसा हुआ क्यों है, इसके पीछे के कारण क्या रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट कि हम नेट एक्सपोर्टर बने, ठीक है? ये बातें हैं अच्छी बातें. अब उसके बाद बातें आती हैं कि अच्छा चलो ठीक है, चैलेंजेस क्या रहे हैं और वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, ये सारी भी बातें पता होनी चाहिए. सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन दिस डायरेक्शन दैट टॉय इंडस्ट्री ऑफ इंडिया फेस्ड. पहला तो ये है कि ये ना मेंशन नहीं है, चलो हम इसको ना, ये तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया, अब सुनने वाली बात है. क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं टॉय इंडस्ट्री ने.
मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ, यू कैन राइट इट डाउन एज वेल, और उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला तो ये है कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट जो है वो बहुत लिमिटेड हुई है। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट जो है वो बहुत लिमिटेड हुई है। मतलब इंडिया की टॉय इंडस्ट्री डिडंट गेट मच बेटर एट मेकिंग टॉयज एफिशिएंटली। प्रोग्रेस में कमी देखने को मिली है। फिर उसके बाद वर्कर प्रोडक्टिविटी जो है वो भी डिक्रीज हुई है। दूसरा, वर्कर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ टॉयज ईच वर्कर मेक्स, इट हैज बीन गोइंग डाउन। पहले 7.5 लाख वर्थ था, वो आ गया था 5 लाख पे। और ये ड्रॉप चिंताजनक है कि ये ऐसा सजेस्ट कर सकता है कि वर्कर्स माइट नॉट बी मेकिंग टॉयज एज एफिशिएंटली एज बिफोर। दैट कैन बी द चैलेंज। थर्ड चैलेंज इज, इवन दो इंडियन टॉय मेकर्स आर गुड एट क्रिएटिंग सर्टेन टाइप ऑफ टॉयज, दे often have to buy materials from countries like South Korea and Japan. मटेरियल के लिए अगर आपको किसी और कंट्री पे रिलाई करना पड़ रहा है तो इट बिकम्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द इंडस्ट्री। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट कैन बी योर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। थर्ड इज आप जो रिलाई कर रहे हो ऑन अदर कंट्रीज। फोर्थ कैन बी योर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो सकती है। ओल्ड फैशन मशीन्स और मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, मेकर्स आर यूजिंग दिस, और ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इफेक्ट करती है डिजाइन को, क्वालिटी को, राइट। और क्या हो सकता है? हाई टैक्सेस। इंडियन टॉय इंडस्ट्री हैज अ टफ टाइम डीलिंग विद हाई टैक्सेस। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज आर टैक्स्ड एट 18%, नॉन इलेक्ट्रॉनिक टॉयज फेस 12% टैक्स। दीज हाई टैक्सेस कैन मेक इट हार्डर फॉर द इंडस्ट्री टू थ्राइव, है कि नहीं? सो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। देन टॉयज फ्रॉम कंट्रीज लाइक चाइना लो कॉस्ट पे बिकते हैं, नॉट दैट हाई क्वालिटी। दे आर मेकिंग अराउंड 80% ऑफ द टॉयज दैट आर बीइंग सोल्ड इन इंडिया। सो कॉम्पिटिशन किससे है? चीप इंपोर्ट से। तो लोकल टॉय मेकर्स के लिए तो चैलेंजिंग हो गया। दैट इज वन ऑफ द चैलेंज। मोस्ट ऑफ द इंडियन टॉय मार्केट जो है ना वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, 90% अनऑर्गेनाइज्ड है। और ये लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द इंडस्ट्री टू रीच इट्स फुल पोटेंशियल, क्योंकि चीजें वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, चीजें कोऑर्डिनेटेड नहीं है। ठीक है जी, तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो व्हाइल यू आर फ्रेमिंग एन आंसर। तो जब मैं वे फॉरवर्ड की बात करूं तो मुझे इतना जरूर पता होना चाहिए कि जब मैं जैसे टैरिफ बैरियर्स की बात करी मैंने, तो जब मैं प्रोटेक्शनिज्म की भी बात कर रही हूं, सो यू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स ऑल्सो, राइट। कब तक ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए ना किसी भी चीज पे, आपका कंपटीशन आप स्ट्रॉन्ग दीजिए ओवरऑल। सो दैट इज वन ऑफ द वे फॉरवर्ड। अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को उस पे इन्वेस्टमेंट करो, राइट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपने बोला यहां थोड़ी दिक्कत है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करो, सपोर्ट करो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ताकि टॉय इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करे। ठीक है जी। सो ये है आपका पूरा आर्टिकल जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर, जिसमें उड़ीसा गवर्नमेंट ने कुछ डिक्लेयर किया है। क्या डिक्लेयर किया है? चलिए पढ़ते हैं। सो उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट अपनी 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? वो स्पेशल एरियाज होते हैं जैसे जो सरकार रिकॉग्नाइज करती है क्योंकि ये यूनिक है, एनवायरमेंटली सेंसिटिव है, यहाँ पर रिच वैरायटी है प्लांट्स की, एनिमल लाइफ की, रेयर एंडेंजर्ड स्पीशीज की, right? So the criteria for designating a site as BHS, that means biodiversity heritage site, it include number of factors कि वहां पर high number of different species हो, right? ऐसी species की presence हो that is found only in that particular specific area. Importance of the site in terms of evolution, ये सारी चीजें जो हैं ये क्राइटेरिया होता है if you are designating any site as BHS. So these sites may also have species that play a very crucial role in maintaining the ecosystem. Keystone species जिसे हम बोलते हैं, या फिर they are the ancestors of plants and animals that we use in agriculture. या फिर if the area has historical significance, उसकी cultural value, aesthetic value, it can be designated as BHS. मकसद क्या है ओवरऑल? प्रोटेक्ट करना है,
कंजर्व करना है उस एरिया को, ताकि वो जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ और जो वो स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन करके रखे. यू प्रिजर्व देयर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, देयर कल्चरल इंपॉर्टेंस, एस्थेटिक इंपॉर्टेंस फॉर फ्यूचर जनरेशन. ठीक है जी. तो आई होप अब आपको BHS क्या है ये पता चल गया है. वो एरियाज जो यूनिक है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स है, बट बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है. और वहां पर आप देखिए कंपोनेंट्स तो स्पीशीज की रिचनेस है, हाई एंडेमिज्म है, और रेयर आपको स्पीशीज वहां पर देखने को मिलेंगी, की स्टोन स्पीशीज देखने को मिलेंगी, और वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ दो स्पीशीज, और वेराइटी ऑफ कंपोनेंट्स, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स का प्रेजेंस आपको वहां पर देखने को मिलेगी. ठीक है जी. कौन डिक्लेयर करेगा कि ये BHS है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास ये एम्पावरमेंट है. दे आर एम्पावर्ड बेसिकली टू नोटिफाई इन द ऑफिशियल गेजेट इन कंसल्टेशन विद लोकल बॉडीज कि ओके ये बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस का एरिया है एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. ठीक है. तो स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट दे विल फ्रेम रूल्स, दे मे फ्रेम रूल्स, ये टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट होती हैं. दे मे फ्रेम रूल्स फॉर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ BHS. ठीक है जी. तो यहां पर मुझे सिंपल सा ये तो फंडा समझ आ गया है कि पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास है. स्टेट गवर्नमेंट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप प्लान्स to rehabilitate any group who might be negatively affected economically by the declaration of BHS also. So compensate करना ये भी state government has their responsibility, right? So reason behind all these effort is the recognition of the importance of biodiversity. Biodiversity अपने ecosystem के लिए बहुत crucial है, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है. सो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना इट विल शो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू नर्चर द कंजर्वेशन एथिक्स इन द कम्युनिटी एज वेल. है कि नहीं? लोगों तक में भी पता हो कि नर्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. साथ में रहें, मिलजुल के रहें, तो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी नहीं हो. ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं. ठीक है जी. तो यहाँ आपका BHS क्लियर हो गया. एनवायरमेंट सेक्शन से लिंक करता है GS पेपर 3 से. आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ. लेट्स हैव अ लुक. फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर, tourism and development of northeastern region will be inaugurating संगीत नाटक अकादमी दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र इन हैदराबाद. तो मुझे इतना तो पता चल ही रहा है कि दक्षिण भारत से कि वो साउथ इंडिया में इनॉग्रेट हो रहा है. कहीं कहाँ हो रहा है? हैदराबाद के अंदर. तो संगीत नाटक अकादमी ने बेसिकली दे हैव इनॉग्रेटेड दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र इन हैदराबाद. तो ये क्या कुछ है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां से. चलिए पढ़ते हैं. पहले तो संगीत नाटक अकादमी के बारे में ही पढ़ना है. एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जो फोकस करती है आर्ट, जैसे म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है, ट्रेडिशनल आर्ट है, उसको प्रिजर्व करके रखे, उसको प्रमोट करें. सो 1953 में इट वॉज एस्टैब्लिश. कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर. पहले चेयरमैन कौन रहे? PV राजामन्नार. So the purpose of creating this academy was to safeguard, to encourage that cultural heritage of India that is expressed through music, through dance, through drama, right? Nowadays, Sangeet Natak Academy operates as an independent body under Ministry of Culture. Head, chairman कौन है? Chairman is appointed by President of India. कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए. है कि नहीं? India's National Academy for Music, Dance, Drama. It was created by a resolution of Ministry of Education with PV Rajamannar as its first chairman. 1953 के अंदर it was set up. किस लिए? जो ये अपना हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, जिसको आप एक्सप्रेस करते हो इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस, ड्रामा. अब ये एक ऑटोनमस बॉडी बन चुकी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. जो चेयरमैन है इस अकादमी के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं 5 सालों के लिए. फुल्ली फंडेड है बाय द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स. एम और ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ? जब पर्पस पता चल गया तो एम और ऑब्जेक्टिव तो कोई बड़ी बात नहीं है. फिर क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला, ये एकेडमी वर्क करती है टू ऑर्गेनाइज द एफर्ट्स ऑफ
रीजनल और स्टेट अकेडमीज, सिंक्रोनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज को दैट आर रिलेटेड टू डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक। दूसरा, रिसर्च करना, प्रमोट करना, उसको सपोर्ट करना इन द फील्ड ऑफ इंडियन डांस, ड्रामा, म्यूजिक, राइट। सो लाइब्रेरीज हैं, म्यूजियम्स हैं जो एकेडमी एस्टैब्लिश करती है। ऐसी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कॉपरेट करना ताकि आप इंडियन कल्चर को और ज्यादा बढ़ाएं और एनरिच करें। आइडियाज एक्सचेंज करना, अच्छा आपका यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि नहीं होता है, तो यू लर्न फ्रॉम ईच अदर, यू कोलैबोरेट विद ईच अदर, यू हैव दैट एक्सचेंज ऑफ आइडिया। देन यू what else? Encourage theatre centers. Our academy supports the creation of theatre centers that are based on regional languages. Cooperation और बढ़े among these centers, right? So this academy, the Sangeet Natak Academy Awards are there that are very prestigious national honors जो दिए जाते हैं to the outstanding artists in the field of dance, drama, music. So annual awards है। इसके साथ साथ इट हैज इंस्टीट्यूटेड एनुअल अवार्ड्स आल्सो, उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार टू रिकॉग्नाइज द यंग एंड इमर्जिंग आर्टिस्ट एज वेल। सो कॉपरेट करना, रिसर्च प्रमोट करना, राइट, एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेट करना, आइडियाज का एक्सचेंज, थिएटर सेंटर्स की एस्टैब्लिशमेंट। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स आर द हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन जो कि कन्फर्ड किए जाते हैं, और साथ ही साथ दिस आई हैव मेंशन्ड उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार। अगला जो है स्वाति पोर्टल है। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च स्वाति पोर्टल, साइंस फॉर विमेन, अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। कैसा पोर्टल है इसके बारे में बात करते हैं। आपके जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है जी। तो एज फार एज पोर्टल इज कंसर्न, इसका एम क्या है वो देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेंज द स्लाइड फॉर यू। हाँ जी, दिख रहा है। चलिए, स्वाति पोर्टल, पहले तो कुछ भी हो फुल फॉर्म हमेशा पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म याद कर लो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी तो वो तो लाइक यूपीएससी से अपार्ट आप कोई भी एग्जाम देखो, फुल फॉर्म्स वो सिंपल 4 ऑप्शंस में डाल देते हैं। स्वाति पोर्टल की फुल फॉर्म पता चल गई, साइंस फॉर विमेन, अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, लॉन्च्ड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर्पस क्या है? एक स्पेशल वेबसाइट है दैट इज डिजाइन टू ब्रिंग टुगेदर इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन विमेन्स एंड गर्ल्स इन द फील्ड ऑफ स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। स्वाति पोर्टल का पर्पस है एक सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि क्या शोकेस करेगा? अचीवमेंट्स किसकी? इंडियन विमेन्स की, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है गर्ल्स की इन द एरियाज ऑफ स्टेम। So जो information है that is collected on this portal, it will be very useful for making policies, ऐसी policies that aim to address the challenges that are faced by women in these fields. You understand the gender gap that exists. You will try to narrow it down. So Swati is not just एक static website बना के रख दी है, एक interactive database है। इसका मतलब users actively engage करेंगे with the information. A valuable resource for anyone who is interested in the achievements of women in STEM. यूनिक है क्योंकि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, एक स्पेशल इनिशिएटिव है जो फोकस कर रहा है ऑन विमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपिंग, होस्टिंग एंड मेंटेनिंग द पोर्टल? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। Swati wants to involve every Indian women in science, covering all the stages of their careers and various subjects. So inclusivity is the point. It includes women in both academic institutions and industry settings. The portal aims to support meaningful research on matters of equality, diversity, inclusivity. So by including a broad spectrum of women in science, it provides a foundation for statistical analysis. फिर उसके बाद स्वाति, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ स्टैटिक कलेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन रख देना ही नहीं है। इट इनकॉर्पोरेट्स एन एक्टिव सर्च इंजन, सर्चेबल डेटाबेस। यूजर्स को अलाउ कर रहा है टू फाइंड डिटेल्स अबाउट इंडिविजुअल्स ऑल्सो, देयर एफिलिएशन, देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, राइट। पोर्टल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेरियस सेक्शंस
जैसे इसमें जो डायरेक्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, अवार्डीज हैं, पद्मश्री, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की, एंड फैकल्टी मेंबर्स इन द इंडियन यूनिवर्सिटीज. सो इट कवर्स वेरियस ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, राइट. MHRD, CSIR, DBT, DST, ये जो मैं आपको ये बातें बताती हूँ ना, ये सारी यहाँ पर लिखी हुई है. मैं कुछ अलग से मेंशन नहीं कर रही हूँ. लाइंस इसलिए नहीं रीड करती क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि इतना तो आप खुद भी कर सकते हो, है कि नहीं. तो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही था. उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया हो. स्टिल कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. विल मीट यू इन अदर वन. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.